डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, पीआईएसएम के 2021 के पेपर जो ऑफिशियल एनटीए से डाउनलोडेड है और उसके जो ऑफिशियल की हैं वो भी एनटीए के द्वारा उपलब्ध है, उस बेसिस पे चर्चा करेंगे, एनालाइज करेंगे, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और समझने की कोशिश करेंगे कि किस रेंज के क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन पीआईएसएम में पूछे जाते हैं। सो लेट अस बिगिन। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंक्लूडिंग यूजीसी नेट यूजफुल होगा, जैसा मैं हमेशा कहता हूं मेरे सभी स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें उससे पहले कुछ डिस्क्लेमर। ये पेपर मुझे बहुत अजीब सा लगा। इसमें कई क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं, ये कहते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि कैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट उन क्वेश्चन को फिर याद कर सकते हैं। लेकिन वो सारे जो हैं एनसीईआरटी के क्लास 12 लेवल से ऊपर नहीं हैं। तो यदि आप बहुत सीरियस हैं, और जो स्टूडेंट मेरे इसमें compete किए हैं, मैंने उनसे बात भी की है, तो क्लास 12 की किताब को यदि थोड़ी ब्राउज कर लेते हैं, और आप सभी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ा है, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो यदि नहीं है तो बहुत दिक्कत नहीं होती है। कुछ 15-20 दिन लगते हैं क्लास 12 की किताब को ब्रश अप कर लेने में। यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इतना मुश्किल नहीं है। यदि आप जेएनयू में जाने को बहुत कीन है तो आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आईआर जीके के हैं। आईआर सॉरी, आईआर जीके जो है वो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि ये सेक्रेटरी जनरल ने क्या कहा, वो ट्रीटी कब हुई थी, ये यूएन की रिजोल्यूशन कब निकली थी, ये एसोसिएशन क्या करता है, इसका कहाँ हेडक्वार्टर है। इस टाइप की जो जनरल नॉलेज जो आईआर की है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं, वैसे क्वेश्चन इसमें ज्यादा हैं। तो आपको आईआर जीके की ढेर सारी प्रिपरेशन करनी चाहिए, पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन, उसके रिलेटेड एजेंसीज, उसकी हिस्ट्री, उससे जुड़े हुए ट्रिविया, और जितने ट्रीटीज हुए हैं, जितने कन्वेंशंस हैं, जितनी मेजर इवेंट हुई हैं, उसका क्रोनोलॉजी, ये सब ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा पीआईएसएम में। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आएगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी कि ये थोड़ा छोटा फंट है। Which of the following Secretary General of United Nations made this statement? The United Nation was not created to take humanity to heaven, but to save it from hell. इनफैक्ट इस सेक्रेटरी जनरल के कई कोर्स जो हैं पूछे जाते हैं। एक मैंने और आपको बताया था जहां उन्होंने कुछ इस टाइप की बातें की थी कि ये कोई पिकासो का कोई पेंटिंग नहीं है, ये मतलब इसको जैसा हम बनाएंगे वैसा मतलब यूनाइटेड नेशन बनेगा। तो ये जो है, जो सेकंड जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, फर्स्ट तो मिस्टर ली थे, टैगवे ली, एंड सेकंड जिसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं, डैग हैमरस्कॉल्ड, जो भी कर लीजिए, ये स्वीडिश थे और ये बहुत ही अच्छे यूएन सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। और इन्होंने बहुत यूनिक कोट्स इनके हैं, या बहुत इंटरेस्टिंग इंट्रिगिंग कोट्स हैं, जिसमें कि एक ये है। और ये क्या कहता है, देखिए, हमेशा मिस्टर डैक का ये कहना था कि कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। यूएन एक परफेक्ट एजेंसी नहीं है, जैसा आप बनाएंगे, जैसी दुनिया है वैसे ही यूएन दिखेगी। ये कोई परफेक्ट पेंटिंग नहीं है, परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, और ये कोई हेवन बना देगा दुनिया को, ऐसा भी नहीं है। हेल ना बना दे यही बहुत है, हेल ना बनने दे यही बहुत है। तो ये क्वेश्चन को मैं जो है मीडियम कैटेगरी में रखता हूं, क्योंकि आप गेस कर सकते हैं। यदि आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं जेएनयू के, तो आप गेस कर सकते हैं कि इस टाइप की बातें जो है मिस्टर हैमरस्कोल्ड ने ही कही होगी, यदि आप नहीं भी जानते हैं तो। वैसे ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, तो शायद यदि आपने सीरियस तैयारी की हो तो इसको आप सीधा सीधा जानते भी होंगे। ये क्वेश्चन आसान है मेरे हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर साइन द अटलांटिक चार्टर? अब अटलांटिक चार्टर, अब आप पीरियड देखेंगे 1941, तो हिटलर ने वर्ल्ड वॉर टू शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट उसने काफी यूरोप को जीत लिया था, फ्रांस एंड अदर्स। तो उस समय में ब्रिटेन और यूएस, चर्चिल जो है यूएस का दौरा उन्होंने किया था। जगह जगह घूम करके उन्होंने यूएस को वॉर में शामिल करने की वकालत की थी, क्योंकि यूएस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहां पब्लिक ओपिनियन था कि कभी यूएस जो है यूरोप के वॉर में अपनी टांग नहीं फंसाएगा। लेकिन चर्चिल ने वर्ल्ड ह्यूमैनिटी के नाते, पीस के नाते, वर्ल्ड को बचाने के नाते, हिटलर के आतंक से बचाने के नाते, मतलब रूजवेल्ट को राजी किया। तो वो जो रूजवेल्ट और चर्चिल का जो मतलब एक तरह से एग्रीमेंट था, जिसके जिसके चलते कि
बाद में यूएस जो है वॉर में कूद पड़ा, वो अटलांटिक चार्टर थी। इसको आप गेस कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको मीडियम कैटेगरी में रखता हूं। तो ए एंड बी है। ये क्वेश्चन मैचिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट, ये डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पे यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं और ज्योग्राफी थोड़ी बहुत आपको पता है, तो आपको पता है खासी, जयंतिया ट्राइब और हिल भी जो है ये मेघालय में है, तो आप डी का 3 तो आप पकड़ सकते हैं। लेकिन उससे बात बनती, ओके, डी का 3 से क्या होता है कि आप 50-50 गेम तो खेल लेते हैं, लेकिन पूरी तरह बात बनती नहीं है, एक आपको और जानना पड़ेगा। तो जैसे देवी मूवमेंट जो है गुजरात का है, तो यदि आप ये जानते हैं, यदि आप जानते हैं, वैसे बहुत आसान नहीं है, तो ए का 4 और इसको आप क्रैक कर सकते हैं, इसलिए ये डिफिकल्ट श्रेणी में मैं रखता हूं। ये सब इस तरह क्वेश्चन ऑर्बिट होते हैं, पकड़ना मुश्किल होता है। ये जो है ये मैचिंग में थोड़ा आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए राम माधव से आप पकड़ सकते हैं। यदि आप पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो राम माधव जो है वो आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, बीजेपी के लीडर भी रहे हैं। तो बीजेपी आरएसएस से आप देखेंगे तो नेशनलिज्म, आइडेंटिटी, कल्चर, ये सब जो है आप ये शब्द से ही समझ जाएंगे कि ये राम माधव से जुड़ा हो सकता है। तो सी का 2, और यदि सी का 2 देखें तो आपकी बात बन जाती है, आपको और कुछ भी नहीं जानना है, इसीलिए ये जो है मीडियम है, मतलब इसको आप क्रैक कर सकते हैं, बाकी आप जस्ट मैच कर लीजिएगा। मैं यहाँ छोड़ रहा हूं। द ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप 1949 इज ए ट्रीटी बिटवीन, आप कंफ्यूज नेपाल भूटान के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि 1949 में भूटान के साथ होता है, जो यहाँ पे लिखा है इसमें परपेचुअल वर्ड है, और 1950 में नेपाल के साथ होता है, उसमें परपेचुअल नहीं है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है। वो भी उसी तरह की बहुत ही लंबी पीस ट्रीटी है, बहुत गहरी है। तो ये नेपाल के साथ है, ये रसिया या यूएसएसआर के साथ है, जो काफी पूछा जाता है। ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इंदिरा गांधी ने किया था बांग्लादेश वॉर के पहले। तो ये नेपाल और भूटान, सॉरी इंडिया और भूटान है। तो इसको आप रख सकते हैं मीडियम कैटेगरी में, क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हैं। कोलोंग कोलांगुचू हाइड्रो पावर, सॉरी फॉर माय बैड प्रोनाउंसिएशन, कोलांगुचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इस नेम से ही आप पकड़ सकते हैं कि ये भूटान में होगा। देखिए आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, यदि आप जनरली न्यूज फॉलो करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और भूटान काफी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साथ साथ मिलकर कर रहे हैं। भूटान की जो जिस तरह से ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वहां पे नेचुरल सोर्स है, और इंडिया उसको टेक्नोलॉजिकल हेल्प के थ्रू उस पावर को डेवलप कर रहा है। तो ठीक है, मतलब ये इसको आप कैच चूंकि कर सकते हैं बाय नेम, तो ये मीडियम है। द मेन पर्पस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होगा, यहाँ एजेंसी छूट गई है, टाइपो मिस्टेक भी इसमें है, इसको बोलते हैं आई ए ई ए, IAEA। इसका क्या है? तो इसका बेसिकली ये सारी जो चीजें इसमें लिखी हैं, अधिकतर उसका है एक्सेप्ट वन, टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये है टू इंश्योर दैट सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस। कॉमन सेंस ये क्वेश्चन है ये। टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पस, सही है। टू halt the peaceful use of nuclear program of third world country। अब ऐसा आउटलैंडिश या क्रूड स्टेटमेंट कभी सही नहीं होता। क्यों ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री को पनिश करेगा? क्यों पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम को ये हॉल्ट करेगा? तो डी को आप काट दीजिए। अब डी को यदि आपने काट दिया तो डी इसमें है कट गया, डी इसमें है कट गया, तो दो ही बचा, ए सी ई और ए बी सी। अब हम लोगों ने एबीसी को ठीक देख लिया, तो केवल ई को देखना है। टू प्रमोट इक्वलिटी अमॉन्ग नेशन इन टर्म ऑफ पोजेसिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। क्यों ये इक्वलिटी लाएगा? मतलब यदि यूएसए के पास में है तो क्या चाइना के पास भी होना चाहिए? चाइना के पास है तो क्या भूटान के पास भी होना चाहिए? नो। तो ई को काट दीजिए, तो ई खत्म हो गया, तो ए बी सी। तो इसीलिए इसको आप मीडियम या इजी कैटेगरी में भी रख सकते हैं, क्योंकि आप बाई ऑप्शन इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। In 1992, the UN General Assembly adopted a resolution, जिसका नंबर भी यहाँ दिया गया है, on the reform of Security Council. The resolution reflected three main complaints. अब यहाँ पे three इन्होंने दे ही दिया, इसका मतलब three सही होगा। तो three main complaints, तो एक खोजना जो नहीं है। अब यहाँ आप देखेंगे तो उसे आप पढ़ लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। The Security Council do not allow third world country to become non-permanent member.
अब आपको क्या लगता है ये कभी सही हो सकता है? नॉन परमानेंट मेंबर में क्या इशू है? बाय रोटेशन 5 जो है परमानेंट मेंबर है और 10 मुझे लगता है या 10 या 11 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है, तो वो तो बाय रोटेशन जो है 2-2 साल के लिए बनते हैं, तो उसको कोई इशू नहीं है। 2 साल में मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। अभी इंडिया बना था, उसको प्रेसिडेंसी भी दी गई थी रोटेशनल अगस्त के महीने में पिछले साल। तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो बाकी 3 सही होगी ही, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको आप इस तरह से आउटलैंडिश क्रूड स्टेटमेंट को आप कट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सुनने में ही वो गलत लगता है। तो इसके चलते ये होगा ए, बी और डी। तो मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन। अब ये हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, द खजुराहो टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द विच डायनेस्टी। तो यदि आप हिस्ट्री क्लास 10 तक भी पढ़ते हैं, 12 तक पढ़ते हैं, जैसा मैंने बोला कि 12 तक आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो उसमें आपको मिलेगा कि चंदेल डायनेस्टी जो थी उस समय में राज करती थी। जो अभी का एमपी है, जो खजुराहो है, उनके टाइम में ही खजुराहो टेम्पल बनी थी। खजुराहो टेम्पल बहुत फेमस है, इसलिए आपको ये जानना चाहिए। इसी तरह से औरंगाबाद में जो अजंता केव है और महाबलीपुरम, महाबलेश्वर ऑल्सो, एलोरा एंड अजंता केव, ये सब जो है किसके टाइम में बना है, क्या टाइमलाइन है, ये सब पता होना चाहिए। ये सब हमारी धरोहर है, हमको पता होना चाहिए। ये जो मैच है ये तो बहुत ही अर्बिट है, तो मैंने कोई इस पे दिमाग नहीं दिया है। अब ये इस तरह का जो फोर्ट है और किसने बनाया है, ये सब बहुत ही अर्बिट है, इसको मैं अर्बिट श्रेणी में रखता हूँ। और इसका आंसर मैंने बस दे दिया है, आप देख लीजिए। इस तरह क्वेश्चन का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। द WTO इज द सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सुपर इजी लड्डू क्वेश्चन, पहला लड्डू क्वेश्चन है। आपको पता है WTO जो है गैट का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि यूएन बैक्ड संस्था थी, है अभी भी है। उसका नया अवतार है 1 जनवरी 1995 से। और इसमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये यूरुग्वे राउंड ऑफ जो गैट का निगोसिएशन था, उसकी ये परिणति जो है वो WTO के रूप में हुई। सो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसमें बहुत सारे जो है रीजन एजर्सन भी हैं और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी है। पहला रीजन एजर्सन है, आपको पता है, इसके ऑप्शंस एक बार मैंने दे दिए हैं, आगे मैं नहीं दूंगा। एजर्सन और रीजन दोनों स्टेटमेंट होते हैं। एजर्सन एक एजर्ट करता है और रीजन भी अपने आप में एक स्टेटमेंट होती है जो एजर्सन को सपोर्ट कर सकता है या एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन had tight control over all institution and was unaccountable to the people। इस पे मुझे वैसे ऐतराज है, unaccountable to the people, लेकिन उन्होंने लिखा है और ये चलिए ठीक है, इसको ट्रू मान लीजिए। ऑफिशियल आंसर में ट्रू है, ठीक है, बट अनअकाउंटेबल पूरी तरह नहीं थी। जो सिंगल पार्टी सिस्टम जो होता है वो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन होती है, नीचे में काफी डेमोक्रेटिक होती है। पीपल के जो डिप्टी चुने जाते हैं वो बहुत सारे एसोसिएशन, जो कॉर्पोरेटिज्म हेगल का आप समझ सकते हैं, उस तरह से चुनाव होते हैं। बट एनीवेज, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। ये कौन बोलेगा नहीं, तभी तो वो ढह के गिर पड़ी। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि ये रिफॉर्म चाहती थी इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा था, ये तो नहीं कह सकते ना। इसलिए इसका आंसर बी होगा। मतलब बोथ ए आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन बी। तो ये बी कह लीजिए या 2 कह लीजिए, इसका सही ऑप्शन है। ये बहुत आसान है, इसको सबसे पहले तो इजी क्वेश्चन के श्रेणी में रखिए, क्योंकि ये क्लास आपने 11 या 12 में पढ़ा होगा, पॉलिटिक्स की और कई जगह पढ़ा होगा। इसमें सबसे यदि आप इराकी फ्रीडम लीजिए तो ये कोलिशन ऑफ विलिंग है, क्योंकि यूएस ने अपने साथ में जो नाटो के मेंबर स्टेट थे उनको लेके गए थे। तो डी का 3 से आप देख सकते हैं, आप 50-50 गेम खेल लेते हैं, ये खत्म हो जाती है। इन्फिनाइट रीच जो है वो मिसाइल स्ट्राइक किया था सूडान अफगानिस्तान पे, जब बॉम्बिंग हुई थी यूएस एम्बेसी पे। तो ए का 2, तो ए का 2 यहां से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हैं ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म जो है फर्स्ट गल्फ वॉर है, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम जो है वो अलकायदा पे और तालिबान पे जो 2001 में जो हुई थी अटैक दिसंबर।
तो इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिलिट्री अलायंस, वेरी इजी लड्डू सॉर्ट ऑफ। इसमें जो है सब तो सार कोई मिलिट्री नहीं है, नाफ्टा मिलिट्री नहीं है, मर्कसूर सब ये सब ट्रेड ब्लॉक या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मिलिट्री पर्पस नहीं है। बट नाटो, सीटो, सेंटो, वॉर्सो पैक्ट ये सब मिलिट्री पैक्ट थे, तो उसमें सीटो अब ये सब है नहीं, सीटो सेंटो ये सब खत्म हो गया है। हु एडवोकेटेड सिक्स फोल्ड पॉलिसी, षड गुना, यह मैंने दे दिया है, आपको हमने पढ़ाया भी है। ये षड गुण क्या था, संधि, विग्रह, याना, यासना, दवधि भाव एंड समसराया। तो इसको एक्सप्लेन भी हमने किया था, आप पढ़ सकते हैं अर्थशास्त्र में। तो कौटिल्य, इजी क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट, ये आसान होता है रीजन एजर्सन से, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है दोनों सही हैं, सेकंड ऑप्शन है दोनों गलत हैं, थर्ड ऑप्शन है पहला सही दूसरा गलत, फोर्थ ऑप्शन पहला गलत दूसरा सही। सो स्टेटमेंट वन, रियलिज्म, पहला जो आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन मिला है, रियलिज्म बिलीव्स दैट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टर्स आर नेचुरली कंपिटिटिव। यस ट्रू, कंपिटिटिव होता है, सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, ह्यूमन बिहेवियर की तरह करता है स्टेट। लिबरलिज्म believes that individual and state can cooperate to overcome collective problems. Yes, दोनों true है। So option वन जो है उसको चुन लीजिएगा। वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है हम लोगों ने भी अपनाया। ये क्वेश्चन में मुझे जो है परेशानी है, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में जो सेटर है वो ये सोच के इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल मतलब कि जो भी यूके में पॉलिटिकल सिस्टम है वो है। ऐसा मेरे अनुसार से पूरी तरह सही नहीं है, वैसे और रिसर्च कर लीजिएगा। वेस्टमिंस्टर मॉडल इसलिए कहते हैं यूके के सिस्टम को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को, बिकॉज उसकी जो पार्लियामेंट है वो एक टावर में है, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में, जहां बिग बेन वो बड़ी वाली घड़ी लगी हुई है। और चूंकि वो उस पैलेस में है इसलिए उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। और चूंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वहां 1689 से है तो इतना ओल्ड है कि उसको एक सॉब्रिक्वेट कह लीजिए या एक नाम दे दिया गया है वेस्टमिंस्टर मॉडल। उसका जो मेन इसेंस है जो यहाँ दिया गया है कि चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से ही निकलती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के ही तो कुछ मेंबर मिनिस्टर बनते हैं, उसी के मेंबर जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सो एक फ्यूजन है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, घालमेल है, पूरा सेपरेशन जो मॉन्टेस कहते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में नहीं हो पाता है। अब ये वाली जो यहाँ दी है यूनिटरी एंड सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, ये यूके का फीचर है, लेकिन वेस्टमिनिस्टर मॉडल का ये फीचर है कि नहीं, यहाँ मैं क्वेश्चन करता हूँ। इनके अनुसार ये है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम तो वहां पे है ही, वो ऐसा कुछ नहीं है कि उस नहीं हो सकता है। यदि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ले लें तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल नहीं होगा। वेस्टमिनिस्टर मॉडल का इसेंस है ये दिस वन कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्टी सिस्टम है, मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो लेजिस्लेचर से निकलती है और वो टोटली अकाउंटेबल होती है, वहां नो कॉन्फ्रेंस मोशन पे गिर जाती है, वेस्टमिंस्टर मॉडल। लेकिन इस सेटर के अनुसार से एबीसी तीनों सही है, ठीक है, आप इस पे और रिसर्च कर लीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको तो मैं मीडियम बोलूंगा और क्वेश्चन मार्क करूंगा। ये इजी है क्योंकि इसमें आप आसानी से मैच कर सकते हैं। पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो है हंस मार्गनथाउ की बुक है, तो ए का वन यदि आप देखें तो ए के वन से ही आपका 50-50 गेम हो जाता है। और फिर ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो है जैन मार्सियामर का है, तो सी का टू, तो सी का टू, सॉरी सी का थ्री, तो सी का थ्री यहाँ पे है, तो आपको ये क्रैक हो जाता है। ये इनफैक्ट मैच्ड है, मतलब ए का वन, डिप्लोमेसी हेनरी किसिंगर ग्रेट डिप्लोमेट, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर जॉन मैसेमर जो है ऑफेंसिव न्यू रियलिज्म के प्रोपोनेंट हैं, और मैन स्टेट एंड वॉर जो है केनिथ वॉल, जिन्होंने कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म के जनक हैं या फादर हैं, जिसको कि नियो रियलिज्म भी कह सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मैच्ड है, इजी क्वेश्चन। हु क्वाइंड द टर्म नियो कॉलोनियलिज्म, मीडियम लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि यदि आपने आईआरजी के पढ़ा है, जो पीआईएसएम के लिए आपको बहुत पढ़ना है, तो आपको पता होगा कि ये घाना के प्रेसिडेंट, जो कि नाम के फाउंडर मेंबर भी थे नेहरू जी के साथ, क्वामे निक्रुमा वो थे। नियो कॉलोनियलिज्म, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कई और एग्जाम में पूछा जा सकता है।
इस तरह के क्वेश्चन की किसने आइडियोलॉजी को क्वाइन किया, किसने ब्यूरोक्रेसी को क्वाइन किया, किसने अंडर डेवलपमेंट क्वाइन किया, किसने नियो कॉलोनिज्म क्वाइन किया, किसने नियो इंपेरियलिज्म क्वाइन किया, ये सब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, पहला क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पे। अब देखिए स्वेज क्राइसिस 1956 में हुई है। स्वेज क्राइसिस स्वेज नहर को लेकर के थी, जिसको कि नेशनलाइज कर दिया था इजिप्ट ने, और इंग्लैंड एंड वेस्टर्न वर्ल्ड बिल्कुल घबरा करके, क्योंकि वो बहुत इकोनॉमिकली ये था, एक तरह से वॉर जैसा हुआ था। बर्लिन वॉल जिसको कि ढहा गया 1988-89 में कह लीजिए, वो बना था 1961 में, बर्लिन वॉल बना था। और सोवियत इंटरवेंशन जो है अफगानिस्तान में 19 मुझे लगता है 79 में हुई थी, 79-80 में, और इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन का 1991 में हुआ था। इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ए बी सी डी इस तरह से अरेंज्ड ही है ये बेसिकली, तो इसको मीडियम लेवल कह सकते हैं। इसमें आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि कब हुआ था बर्लिन वॉल का, तो ये सब थोड़ा जो इवेंट है, IRGK इसी को कहते हैं, कि जितने इवेंट हुए हैं उन सब का थोड़ा बहुत ईयर लगभग आपको याद होना चाहिए। ये भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारी ट्रीटी बहुत फेमस हैं, जैसे एनपीटी जो है 1968 में हुई है, सीटीबीटी 96 में, ये भी अरेंज्ड है, पार्सल ट्रेस ब्रिन ट्रीटी 1963 में, और ये अरेंज्ड है जो स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी जो है 1991 में। तो आप यहाँ जो अरेंज्ड देख सकते हैं ये, तो इजी क्वेश्चन ये, लेकिन डिफिकल्ट है, इसलिए सीधा मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। इसका आंसर ए है, आप मैच कर लीजिए। मुझे तो ये सब पूरे याद नहीं है कि कब किसका ये हुआ था, लेकिन ये भी जो है मैच्ड है ये बेसिकली। सो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 जो पहला में है ये है। अब इसको याद कर लीजिए। मुझे केवल इतना पता था कि 1919 में आईएलओ बना है, जिसका इंडिया मेंबर बना था, ये कई तरह से मुझे पता है। थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था कि जो ITU है, जिसको पहले इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन बोलते थे, वो बहुत पहले बनी है, बहुत पुरानी संस्था है। तो ये 1865 जब टेलीग्राफ की खोज हुई थी तब से है, तो ये थोड़ा मैं मैच कर सकता था, लेकिन पूरी तरह मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मुझे ये डिफिकल्ट श्रेणी में मैं इसको रख रहा हूं। व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ द ट्रूमैन डॉक्ट्राइन? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। कितनी बार हमने डिस्कस किया है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, जिसको पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट बोलते हैं। वो रोकना था कम्युनिज्म को, जिन पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जो कोल्ड वॉर के दौरान जो है, कैसे USSR का जो कम्युनिस्ट इफेक्ट है उसको फैलने से दुनिया में रोका जाए। सो कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। नेचुरल लॉ पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल लॉ इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ विच IR थ्योरी? आपको पता है नेचुरल लॉ के प्रोपोनेंट कौन है? हॉब्स, लॉक भी हैं, और ये लिबरलिज्म के ये जनक हैं, तो इसको आप लिबरलिज्म से जोड़ सकते हैं। इजी क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्वेश्चन। निगेटिव राइट्स, आपको पता है निगेटिव राइट क्या है? मतलब गवर्नमेंट आपको इंटरफेयर ना करे, मतलब राइट टू स्पीच, लिबर्टी, राइट टू प्रेस, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू ट्रेड एंड ऑल। आपको स्टेट को खुश नहीं करना है, मतलब लेसेस फेयर स्टेट, मिनिमलिस्ट या नॉन इंटरवेंशनिस्ट स्टेट, और वो राइट मिल जाती है आपको। So the negative rights mark out a realm of unconstrained action on part of individual and thus check the responsibilities of government. गवर्नमेंट को कुछ करना है नहीं, जैसे फंडामेंटल राइट है इंडिया में, तो ये ट्रू है। जो पॉजिटिव राइट है, जो DPSP में है, जैसे राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू मिनिमम वेजेस, राइट टू गुड वर्किंग कंडीशन, मैटरनिटी लीव, एंड इस टाइप की जो है राइट टू एजुकेशन, इसके लिए गवर्नमेंट को मेहनत करना पड़ता है। सो पॉजिटिव राइट मेक्स डिमांड ऑन गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज एंड सपोर्ट एंड दस एक्सटेंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है, एक तरह का वेलफेयर स्टेट जैसा। स्टेट को काफी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ये भी ट्रू है, तो इसलिए ऑप्शन 1 चुन लीजिएगा। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें जो न्यू रियलिज्म के बारे में 3 स्टेटमेंट है। द इंटरनेशनल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनार्की। बहुत अच्छा इसका ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन का। ये ठीक है कि एनार्की मानते हैं, लेकिन इनका मानना है कि एनार्की जो है वो स्ट्रक्चरल है,
जो स्ट्रक्चर है ग्लोबल स्टेट सिस्टम का और जो ग्रेट वेरिएबिलिटी है कैपेबिलिटी और पावर में, उसके चलते एनार्की है। वॉर इज द नॉर्मल स्टेट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, ये मुझे नहीं लगा कि ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सही माना है। इस पर मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं और रिसर्च कर लीजिए। पीसफुल ऑर्डर कैन ओनली बी अकम्प्लिश्ड टेम्पोरली थ्रू ए बैलेंस ऑफ पावर, ये सही है। तो इन्होंने ए बी सी को सही माना है। एनपीटी के बारे में 27 में, तो इसको मैं मीडियम कैटेगरी में रखता हूं। एनपीटी के बारे में 3 स्टेटमेंट है। नो न्यूक्लियर पावर में ट्रांसफर न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट, सही है, यही तो इसका एसेंस था। नो नॉन न्यूक्लियर स्टेट में डेवलप न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी, ये भी इसका एसेंस है, जो ट्रू है। एंड थर्ड जो है बहुत जनरल स्टेटमेंट है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट शुड परस्यू निगोशिएशन टू एंड द न्यूक्लियर आर्म रेस, कौन बोलेगा नहीं। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन इसलिए है, इजी है। इंटेलिजेंटली आप सोचेंगे तो इस टाइप के स्टेटमेंट को आपको लगेगा कि ये ट्रू है और आप जनरली उसको ट्रू मानना चाहिए, तो इसीलिए ए बी सी। Which among the following was the first state in pre-independence India to offer a free compulsory elementary education? ये जीके का क्वेश्चन है इंडिया के पॉलिटिक्स से। जैसे मुझे पता है कि राजा ऑफ ट्रवनकोर ने काफी एजुकेशन के लिए किया, तो लेकिन ये डिफिकल्ट हो सकता है, इसको मैं डिफिकल्ट में रखता हूँ। स्टेटमेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड पावर बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंस, आपको पता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी थी, ये ट्रू है। Government of India Act 1935 was divided into two separate acts, namely the Government of India Act 1935 and Government of Burma Act 1935. अब देखिए, यदि आप कंफ्यूज भी हैं कि पता नहीं ये सही है नहीं है, तो इस टाइप का स्पेसिफिक स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होता है जनरली, इसलिए आप इसको ट्रू मानने में ही भलाई है। ये ट्रू है भी और ऑप्शन 1 सही है। अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चन, ऑलवेज रेस्पेक्ट ईच अदर्स नेशनल, अब देखिए ये शिमला एग्रीमेंट के बारे में है, नीचे लिखा हुआ, पहले ही पढ़ देता हूं। तो शिमला एग्रीमेंट का क्लॉज में है ऑलवेज रेस्पेक्ट ईच अदर। शिमला एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1972 में हुआ था आफ्टर बांग्लादेश वॉर। उसमें इंडिया का हाथ ऊपर था, तो उसमें कई ऐसे क्लॉज हैं जो इंडिया बहुत हैप्पी हुआ था, उस क्लॉज को माना था पाकिस्तान, लेकिन अब पाकिस्तान उसको ज्यादा बहुत तवज्जो या इज्जत देता नहीं। ऑलवेज रेस्पेक्ट ईच अदर्स नेशनल यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेन इक्वलिटी, ये बिल्कुल ट्रू है। आप कॉमन सेंस से भी आप ट्रू समझ सकते हैं। बोथ गवर्नमेंट विल टेक ऑल स्टेप्स विद इन देयर पावर टू प्रिवेंट हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच अदर, ये भी बाई कॉमन सेंस आप ट्रू बोलेंगे। बेसिकली शिमला एग्रीमेंट में ये बात थी कि बायलैटरल ही टॉक से जो है हम आपस के प्रॉब्लम को सुलझाएंगे, इसको यूएन में नहीं ले जाएंगे या यूएस या रसिया इन सबको नहीं घसीटेंगे, लेकिन पाकिस्तान कभी उसको ऑनर करता नहीं है। सो इसलिए 1 आप चुन लीजिए। हु हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप इन काबुल, अफगानिस्तान? अब ये एकदम अर्बिट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इसका आंसर भी अर्बिट है, मुझे नहीं पता, मैंने बस देख लिया, आपको बता दिया, और रिसर्च कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन का आप कुछ नहीं कर सकते, दिस इज मीडियम लेवल। अब ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि इसमें अर्नस्ट गैलनर है जिसकी की बुक बहुत फेमस है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। आपको यदि नेशनलिज्म पे 2 बुक याद रखना है तो इमेजिन कम्युनिटी बेनेडिक्ट एंडरसन का याद रखिए और अर्नेस्ट गैलनर का मॉडर्न थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, डी का 1। और डी का 1 से आप 50-50 गेम खेल लेते हैं, 2 खत्म हो जाते हैं। ओरिएंटलिज्म जो है एडवर्ड सेड की बहुत फेमस बुक है, बी का 2। तो बी का 2, बी का 2, बी का 2, बी की 2 तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। ओरिएंटलिज्म, सॉरी सॉरी, एडवर्ड सेड तो यहाँ पे है, सॉरी, एडवर्ड हेलटकार है। तो बी की 5, तो बी बी की जो 5 यहाँ पे है, इससे ये क्रैक हो जाता है, बाकी आप मैच कर लीजिएगा। रीजन एजर्सन है, इसमें आपको वो सेम ऑप्शन याद रखिए जो पहले हमने बताया है। In international politics, state consciously or unconsciously strive towards an equal distribution of power to avoid dominance by other, इसी को बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं, तो ठीक है, ट्रू है अपने आप में स्टेटमेंट। इसकी रीजन दी गई है, इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक एंड देयर इज नो इंटरनेशनल अथॉरिटी या वर्ल्ड गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अनरूली बिहेवियर ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट। यस, ये भी ट्रू है, उसका एक्सप्लेन भी करता है, इसीलिए ऐसा बिहेवियर स्टेट का होता है। सो इसलिए ए चुन लीजिएगा इसमें, सही है, ठीक है, ऑफिशियल आंसर भी यही।
द फ्रेज सिचुएशन एज एग्जिस्टेड बिफोर द वॉर इवेंट्स इज टर्म्ड, ये इंग्लिश का बेसिकली सवाल है या टर्म कह लीजिए। ये जनरल डे टू डे में भी यूज होती है। इसको स्टेटस को एंट बोलते हैं, मतलब जैसा पहले था वैसा हो जाना। मान लीजिए कि जैसे कि चाइना और इंडिया गलवान वैली में उलझ पड़े और यहाँ पे इतने 16 लोग शहीद हो गए और बहुत टेंशन हो गई। फिर बाद में बातचीत हुई और टेंशन जब खत्म हुआ तो जहां जहां टुकड़ी थी वहां वहां वापस लौट गई, तो उसको बोलेंगे स्टेटस को एंटे वाज मेंटेन और रिस्टोर्ड। सो सिचुएशन एज एग्जिस्टेड बिफोर द इवेंट और वॉर। मीडियम, बिकॉज आईआरजी के आपको पढ़ना है इसलिए मीडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स पार्टिसिपेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ हाइफा? अरबिट क्वेश्चन, इसका आंसर है डी। आप देख लीजिए और रिसर्च कर लीजिए। इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, मुझे लगता है ऐसा कुछ गलत है। ये कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में मान लीजिए एक कंट्री ए है, दूसरा बी है। ए जो है 35 मिलियन इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूस करता है, 10 मिलियन बैटरी। बी जो है वो 30 मिलियन कार और 35 मिलियन बैटरी। अब आप देखेंगे कि ए जो है उसकी सुपीरियरिटी है इलेक्ट्रिक कार में, लेकिन बी की बैटरी में। तो कंट्री बी हैज एब्सोल्यूट ट्रेड एडवांटेज, नहीं है। कंट्री बी हैज कंपैरेटिव ट्रेड एडवांटेज इन बैटरी, ये सही है। लेकिन कंट्री ए हैज रिलेटिव ट्रेड एडवांटेज, ऐसा नहीं कह सकते। कंट्री ए हैज कंपैरेटिव ट्रेड एडवांटेज इन इलेक्ट्रिक कार, ये सही है। तो इसका आंसर बी और डी होना चाहिए, लेकिन बी और डी यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इसका जो सही इन्होंने दिया है वो ये है, इन्होंने दिया है कि दिस ए एंड बी। आप चेक कर लीजिएगा, कुछ इसका गलत आंसर है, इसको चैलेंज किया गया होगा। इसमें है प्रॉब्लम है इसमें, बिकॉज जो ऑप्शन सही होने चाहिए बी एंड डी वो ऑप्शन में है ही नहीं यहाँ पे। हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? आप लोग सभी अब तक जान गए होंगे, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एक बहुत दुखद जो है मृत्यु हुई। जनरल जनरल बिपिन रावत, सीडीएस, इंडिया के फर्स्ट सीडीएस। तो अब तो ये बहुत उस कारण से जो है इनको लोग जान गए होंगे, लेकिन उस समय में ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। IRGK अगेन, या कह लीजिए जीके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? ये भी जो है क्वेश्चन मार्क है, ये भी चैलेंज किया गया होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो जिसका ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है कि 3 कंट्री केवल एनपीटी साइन नहीं किया, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल। इसका मतलब नॉर्थ कोरिया भी एनपीटी का मेंबर है और ईरान भी। तो 2 ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं? इसमें कोई मल्टीपल ऑप्शन है नहीं, इसीलिए इसको चैलेंज कर सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान तो ठीक है नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया, ईरान है। चैलेंज। राज तरंगिणी, एक क्रोनोलॉजिकल टेक्स्ट ऑफ कश्मीरी किंगडम। राज तरंगिणी का मतलब होता है वेव ऑफ किंग्स, मतलब तरंग, किंग एक के बाद जो किंग आते चले गए उसकी हिस्ट्री। तो राज तरंगिणी एक बहुत फेमस बुक है जो कि कंपाइल किया है हिस्टोरियन कलहन ने कश्मीर के डायनेस्टी पे। ये हमें याद रहता है, आप लोग भी यदि हिस्ट्री थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो आपको याद होगा। तो मैं मीडियम कैटेगरी में रख रहा हूँ। कई हिस्ट्री के क्वेश्चन है 4-5। आपने देखा चंदेला डायनेस्टी एंड ऑल। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है एशिया के लिए। तो इसकी जो है हेडक्वार्टर कहाँ है ये जानना एक जीके का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ बता दिया है ये क्या है। इसके 105 मेंबर है, कई मेंबर और इसके बनने चाहते हैं, और ये इसकी हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इंटरनेशनल लॉ में टेरिटोरियल वाटर कहां तक है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। 12 नॉटिकल माइल तक है। यहाँ पे आपको ई इस जो मतलब इकोनॉमिक जिसको बोलते हैं जोन, EEZ, जो कंट्री का जो वो कहां तक होती है, वो 200 किलोमीटर है या 200 नॉटिकल माइल, ये चेक कर लीजिएगा। तो वहां तक हमारी जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक कंट्री को अलाउ किया जाता है, हम इकोनॉमिकली उसका एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और जो हमारा टेरिटोरियल वाटर होता है, जहां तक हम मानते हैं कि ये हमारा टेरिटरी का ही पार्ट है, वो 12 नॉटिकल माइल होता है। नॉटिकल माइल जो है 1 माइल से कुछ ज्यादा होती है। ऑपरेशन बैंदर, इसको चलिए हम लोग मीडियम कैटेगरी में रखते हैं। ऑपरेशन बैंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए यदि आपने IRG के पढ़ाई। ये जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था उसका कोड नेम ऑपरेशन बैंदर था। तो
ठीक है, ये बालाकोट स्ट्राइक है, तो इसको हम मीडियम कैटेगरी में रखते हैं। इंटरेस्टिंग, गुड क्वेश्चन। और इसलिए मैंने यहाँ बहुत सारे और ऑपरेशन दे दिए हैं, नेट से देख करके इसको पढ़ लीजिए। ऑपरेशन पोलो, विजय, देवी शक्ति, ये जो है टू हेल्प हिंदू एंड सिख फ्रॉम, अभी जो तालिबान की प्रॉब्लम हुई थी उसको ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया। स्माइलिंग बुद्धा जो है 1974 में जो पहला न्यूक्लियर हम लोगों ने ये किया था, विस्फोट किया था, उसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति, जो है 1998 में। सेकेंड पोखरण 2, पराक्रम 2001-2 में जब पार्लियामेंट पे अटैक हुई थी टेररिस्ट की, तो एक तरह का इंडिया और पाकिस्तान बीच में आंख तरेड़ने की जो थी वो ऑपरेशन सॉरी ऑपरेशन पराक्रम उसका नाम दिया गया। और ब्रास्टेक्स जो है वो 1986 में राजस्थान जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, वहां पे काफी टेंशन डेवलप हुई थी और वहां पे एक लार्ज आर्मी का मोबिलाइजेशन हुआ था जिसको ब्रास्टेक्स नाम दिया गया। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं उसको पढ़ लीजिए, और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। The Stillwell Road built during the World War II in India's northeastern region connects। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ दे दिया है। स्टिलवेल रोड क्या था? इसको लेडो रोड भी कहते हैं। इसका लेंथ भी दिया गया है, जो एक्चुअली इंडिया को बर्मा से जोड़ता था, लेकिन बर्मा और चाइना के बीच में पहले वो रोड था, उसको लिंक कर देता था, इसलिए तो इंडिया एंड म्यांमार भी हो सकता है, लेकिन ये इंडिया एंड चाइना यहाँ पे दिया है। ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि एक्चुअली ये इंडिया से बर्मा तक जाती थी और फिर बर्मा से वो आगे चाइना तक वो पहले से रोड थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन, मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन एक प्रपोज्ड बाउंड्री लाइन थी जो कभी वो हो नहीं पाई इंप्लीमेंट। ये अक्साई चीन के एरिया में। एक और इससे जुड़ा हुआ लाइन को जान लीजिए, जो अर्दाग जॉनसन लाइन है, ये नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री कश्मीर का फिक्स किया गया था, वो उसको भी ऐसे माना नहीं गया। तो चाइना और इंडिया के बीच में जो मैकमहन लाइन है वही रही और उस पर डिस्प्यूट होता रहा और आज भी हम लोग उसको झेल रहे हैं। सो इट वाज अक्साई चीन। डिफिकल्ट बट इंपॉर्टेंट। हेलीकॉप्टर मनी किसे कहते हैं? अब हेलीकॉप्टर मनी से, हेलीकॉप्टर से आपको पता है राहत पहुंचाई जाती है, बोड़े अनाज के खोल दिए जाते हैं, पैकेट भेज फूड पैकेट भेजा, तो उसी तरह से जब जैसे डिस्ट्रेस हो गया, जैसे पैंडेमिक आ गई, तो ढेर सारा मनी जो है प्रिंट करके यदि लोगों के पॉकेट में दे दिया जाए, मतलब सरकार के द्वारा, तो इसको हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। डिफिकल्ट। Name the diplomatic event that provided the basis for a long-term peace plan for Europe by setting critical issues arising from the French Revolutionary War and Napoleonic War। जब नेपोलियन हारा 1815 वाटरलू, तो उसके बाद यूरोप को बांटने के लिए कि नेपोलियन तो इतने सारे रीजन को जीता था, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे यूरोप को यूरोप की पॉलिटिक्स कैसे रहेगी, बैलेंस ऑफ पावर क्या होगा, उसके लिए एक तरह का जिसको कंसर्ट ऑफ यूरोप कहते हैं, वो तो कांग्रेस ऑफ वियना में जो उस समय के ग्रेट पावर थे, ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया मिले और उसमें फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, पुर्तगाल भी सिग्नेचरी बने और वो कहलाया कांग्रेस ऑफ वियना 1815। कैलॉग ब्रांड पैक्ट और पेरिस पीस ट्रीटी, ये आसान नहीं है, इसको आप डिफिकल्ट श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन ये एक सीरीज ऑफ पैक्ट था जो उस समय में वॉर को अवॉइड करने के लिए बनाई गई थी। जो वर्ल्ड वॉर टू, अल्टीमेटली तो वर्ल्ड वॉर टू हो ही गया, उसको बचाया नहीं जा सका, लेकिन ये हुई थी बिटवीन फ्रांस एंड यूएस कि हम लोग वॉर करेंगे ही नहीं। वैसे इन सबको हिटलर ने तो माना नहीं, तो 1928 डिफिकल्ट। In December 2001, the International Commission on Intervention in State Sovereignty produced an influential report that argues for a reformulation of the concept of state sovereignty vis-a-vis protection of people. It created the concept of, ये common sense question है, यदि आप इसको गौर से 2 बार पढ़ेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका इसका एक ही नाम हो सकता है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। मतलब आप कहीं भी कोई पीपल अपने को मुसीबत में पाएगा तो हम इसलिए नहीं छोड़ देंगे कि भाई वो सॉवरेन स्टेट के अंदर में है, उसका जो फेट होगा वो स्टेट जानेगा। जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसकी जिम्मेदारी है उन पीपल को बचाना। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट।
मैंने यहाँ पे दे भी दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं क्या है इसके बारे में। It is a global political commitment which endorsed by all member states, United Nations का 2005 वर्ल्ड 2005 के वर्ल्ड समिट में, in order to address its four key concern to prevent genocide, यदि कहीं हो रहा है तो इंटरवीन किया जाएगा, वॉर क्राइम, एथनिक क्लिनजिंग एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो वर्ल्ड चुप नहीं बैठेगा सॉवरेनिटी के नाम पे कि स्टेट सॉवरेन है, उसके इंटरनल मामलों में हमें दखल नहीं देनी, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ग्लोबल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट करना ह्यूमैनिटी को कहीं भी। नेम द पुलिस लॉयर हु कॉइन्ड द टर्म जेनोसाइड, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वैसे इंपॉर्टेंट। राफेल लैम्किन ने इसको किया था, और ये अभी देखिए आप नियो कोलोनियलिज्म एंड जेनोसाइड, ये सब जो है वर्ड किसने कॉइन किया, आइडियोलॉजी एंड ब्यूरोक्रेसी, ये सब भी पूछी जाती है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अभी आपको पता है राहुल गांधी ने लोकसभा में ये भाषण दिया, उस पर कितना हंगामा हुआ, तो कि इंडिया इज नॉट ए नेशन बट यूनियन ऑफ स्टेट, इस टाइप का उन्होंने कुछ कह दिया, तो उस पर काफी विवाद हुआ। बट लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत, ये भी लिखा हुआ है इज यूनियन ऑफ स्टेट। इससे एक और इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखनी चाहिए कि फेडरलिज्म नाम का वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज नहीं हुआ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। राफेल लैम्किन के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, पढ़ लीजिएगा कब इन्होंने जेनोसाइड कहा और क्या किया। Statement question. Any part of the constitution may be amended by following the procedure prescribed in Article 368. बिल्कुल ये सही है। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। No part of the constitution may be amended so as to alter the basic structure of the constitution. ये भी केशवानंदा भारती का है, दोनों ट्रू हैं, तो ऑप्शन 1 चुन लीजिए। नेम द इंडियन ओशन आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो होता है बहुत सारे आइलैंड मिल करके, जैसे एक आर्कीपेलागो आपका लक्षद्वीप में है, मालदीव भी आर्कीपेलागो है। सो आर्कीपेलागो दैट वाज, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक दिस, द आइलैंड ऐसा बनाता है। द इंडियन ओशन आर्कीपेलागो दैट वाज एट द सेंटर ऑफ एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट बिटवीन मॉरिशियस एंड यूके। तो ये एक बहुत फेमस आईआरजीके का है, जैसे कि फॉकलैंड जो है अर्जेंटीना और यूके के बीच में विवाद है, उसी तरह जो चैगोस या सैगोस कह लीजिए, जैसे भी आप उसको प्रोनाउंस कीजिए, चैगोस आइलैंड, वो मॉरिशस और यूके के बीच में वो विवाद का विषय रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अंडर यूनाइटेड नेशन चार्टर लाइज विथ। ये लड्डू क्वेश्चन है, कोई भी बोलेगा कि सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जो है मीडियम क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers पार्लियामेंट टू legislate even on a subject in the state list for implementing any treaty with any other country or any decision at any international conference। ये सही है, मतलब कि ये यहाँ पे अगेन एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का है कि यूनियन पार्लियामेंट को ज्यादा पावर है विस विस स्टेट जो लेवल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। सो ट्रू है। स्टेटमेंट 2, under Article 19(2) of the Indian Constitution, public interest is a ground of reasonable restriction to curb the freedom of press। पहले तो फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम की कोई चीज हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसमें अंतर्निहित है फ्रीडम ऑफ प्रेस, इट इज इंक्लूडेड इन दैट, इम्प्लिसिट इन दैट, टैसिटली, नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन। सेकंड है कि पब्लिक इंटरेस्ट वहां नहीं लिखा है, पब्लिक ऑर्डर लिखा है, इसलिए मैंने यहां पे दे दिया है कि किन किन बेसिस पे जो आर्टिकल 19 के जो 6 फ्रीडम है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, और इन रिलेशन ऑफ कंटेम्प्ट टू कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो आप समझ सकते हैं कितनी तरीके से जो है हमारे फ्रीडम के राइट को बांधा गया है। कई लोग कहते हैं कि इट इज टू मच रेस्ट्रिक्शन, लेकिन ये फॉल्स है। तो आप इसमें ऑप्शन 3 को चुनिए, जहां स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज फॉल्स, 3 या सी। Which article of the Indian Constitution specifically
prohibits discrimination against any citizen on grounds only on religion. तो ओनली ऑन रिलीजन, ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे हिसाब से चैलेंज किया जाना चाहिए। 14 में भी है कि मतलब रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। आर्टिकल 15 में एक वर्ड लिखा हुआ है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये तो दोनों ही आर्टिकल में है। इसका ऑफिशियल आंसर 15 दिया है, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। क्वेश्चन मार्क। Which amendment of the Constitution of India listed out fundamental duties of every citizen? ये लड्डू क्वेश्चन है, आपको पता है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में आर्टिकल 51A जोड़ा गया, पार्ट 4A करके फंडामेंटल ड्यूटीज। उसमें 11 ड्यूटी हैं, 10 ड्यूटी तो इसी में जोड़ दिए गए थे, और 11 जो है 86th अमेंडमेंट जब RTE का हुआ था तो उसमें जोड़े गए कि पेरेंट की ड्यूटी है कि 14 साल के बच्चों तक को स्कूल भेजें, उनसे कोई और काम ना करवाएं। ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये क्वेश्चन जो है डाउटफुल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी हो सकता है। हु इज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस? ये क्वेश्चन है तो अच्छा लेकिन डिफिकल्ट है, और लेकिन इसको आप गेस कर सकते हैं। अब देखिए, रूसो तो होंगे नहीं, अल्फ्रेड नोबेल होंगे नहीं, ये दोनों कट गया, तो आप केवल 50-50 गेम खेल सकते हैं, फ्रांसिस लेबर और हेनरी ड्यूनांट। तो जो मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एकदम कीन है, वो ये सब जरूर पढ़ के गए होंगे, तो इसलिए उनके लिए इजी होगा। वैसे मैं इसको डिफिकल्ट श्रेणी में रख रहा हूं। ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल और इथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाज अडॉप्टेड बाय, मतलब राइट जो इथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, ये यूएन जनरल असेंबली ने कब अडॉप्ट किया? तो ये 1992 में इस रिजोल्यूशन से अडॉप्ट किया। आप यहां देख सकते हैं। तो डिफिकल्ट ये सब याद रखना, लेकिन उन स्टूडेंट के लिए जो जेएनयू में जाना चाहते हैं, पीआईएसएम में, उनके लिए ये सब बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज उनको उसी ढंग से तैयारी करनी है। Which one of the following statement is not correct about the refugees? Common sense question. Refugees, they are outside their country. Yes. They have well-founded fear of persecution. हो सकता है. Absence of national protection. तभी तो refugee बने. Poverty as the reason of being outside the country. May not be. Religious persecution, poverty से कोई नाता नहीं है, किसी और कारण से भी. इसीलिए यही not है. Name the Constitution Amendment Act that gave effect to the acquiring of territories by India and transfer of certain territories to Bangladesh in pursuance of bilateral accords between the two countries. दोनों कंट्री ने जो है 1974 में और फिर उसको 2015 में भी फिर रिन्यू किया। इंडिया और बांग्लादेश ने कॉन्क्लेव ट्रांसफर किया, क्योंकि कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो चारों तरफ से, जो बांग्लादेश से घिरे हुए हैं, इंडिया से घिरे हुए हैं, उनकी टेरिटरी हमारे यहाँ फॉल कर गई है, हमारी उनके यहाँ। तो ये है, उसमें से कुछ अभी भी जो है उसको नहीं किया जा सका है, उस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नाम मैं भूल रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको बताता। वन ऑफ द टेरिटरी जो अभी हाल में ही पूछा भी गया। एनीवेज, इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बांग्लादेश के जो कॉन्क्लेव ट्रांसफर चूंकि 2015 में हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा, और ये इस अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, उसके तहत किया गया 100th अमेंडमेंट। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट श्रेणी में आ सकती है। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, इसलिए इजी है। In explaining the distinction of the concept of liberty, which political theorist in her book Two Concepts of Liberty published in 1969 classified liberty as negative and positive? लड्डू क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं इसको, इसे बर्लिन, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि इसे बर्लिन किस तरह के लिबर्टी को फेवर करते हैं? ऑफ कोर्स निगेटिव लिबर्टी। वो पॉजिटिव लिबर्टी को क्या समझते हैं? उसको स्लिपरी स्लोप समझते हैं, वो टोटलिटेरियन के तरफ ले जाता है, ये समझते हैं। चूज द राइट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। बोरिस येल्त्सिन रशिया के थे, गोल्डा मेयर इजराइल की प्राइम मिनिस्टर थी, फ्रंटियर गांधी इंडिया के, ठीक है, गांधी जी के एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में थे फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफार खान। पिनोशे जो है ये चिली के थे, ये नहीं है।
तो आप यहाँ देखिए ये डी नहीं है, तो डी नहीं है, डी नहीं है, तो ए बी बचा और बी ई। तो यहाँ पे तो इसको भी नकार दिया गया क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में तो उधर चले गए होंगे पाकिस्तान तरफ। तो ए और बी को जो है आप चुन लीजिए बिकॉज ऑफ द वे ऑप्शंस आर अरेंज्ड। इस तरह से आप इसको चुन सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग सब जानते हैं कि अतुल कोहली की बुक जो है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, द क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, ऐसा कुछ उन्होंने बुक लिखा है, जो उसके बाद वाले हम भूल रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट। तो ये अतुल कोहली की बुक से क्या बनता है, बी के 4। तो बी का 4, यस, आप देखिए क्रैक हो गया, बाकी आप मैच कर लीजिएगा। तो इसलिए ये आसान क्वेश्चन है, केवल एक आपको अतुल कोहली की बुक जाननी है, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट। अब ये क्वेश्चन एकदम अर्बिट है कि ये नाम के जो समिट हुए हैं उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए, अर्बिट। मैंने इसका सीधा आंसर दे दिया है, आप देख लीजिए। और आप ये समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप में हिम्मत है तो सारे को पूरा रट जाइए, ठीक है। स्टेटमेंट क्वेश्चन, सिक्किम द 22nd कंस्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ इंडिया, ये आपको बता भी रहा है, ये 1975 में हुआ, 22nd था, ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा है आगे के एग्जाम के लिए। ये पहले एक बुद्धिस्ट हिमालयन किंगडम होता था, इसका मर्जर हुआ 1975 में, सब ट्रू है। Sikkim was ruled by hereditary monarch belonging to Namgyal dynasty which ruled Sikkim from this to this। ये सब आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब ट्रू है। इस तरह के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाले स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होते हैं, इसलिए वन ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, कॉमन सेंस। 66 नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एजरसन रीजन। तो देखिए एजरसन है द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट ऑटोनॉमी टू ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया by granting autonomous district council as units of autonomous governance in मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। ये आपको बता भी रहा है कि किस किस स्टेट में जो है 6th शेड्यूल लागू होता है और वहां पे उनको ऑटोनॉमी देने के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविजन है। ये आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ट्रू है। दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल was conceived as an autonomous district in West Bengal under the provisions of 6th शेड्यूल। ये खुद ही कह रहा है ये गलत है, क्यों कि वेस्ट बंगाल इज नॉट वन ऑफ द स्टेट जहां की 6th शेड्यूल लागू है, आप देख सकते हैं। तो जब नहीं वेस्ट बंगाल उसमें है तो ये उसके तहत तो बन नहीं सकता है, इसीलिए ये फॉल्स है। तो आप ऑप्शन चुनेंगे सी या 3, एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसको तो आप रट ही जाइए 6th शेड्यूल स्टेट को। इसके अलावा जो 5th शेड्यूल के जो 10 स्टेट हैं उसको भी याद कर लीजिए, उसकी प्रोविजंस अलग होती हैं 6th शेड्यूल से। 6th शेड्यूल प्योर ट्राइबल एरिया है और 5th शेड्यूल वो है जहां तहां जिसमें ट्राइबल, लाइक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लाइक दैट। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट लिबर्टी को डिस्कस करता है। तो पार्ट 1 2 तो आपको पता नहीं है, पार्ट पता है कि उसमें लिबर्टी नहीं है, प्रियम्बल में जरूर है, लेकिन किसी पार्ट में यदि है तो वो पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट की जो पार्ट है। तो इजी क्वेश्चन, द इवोल्यूशन ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इमर्ज्ड against a backdrop of post World War I peace settlement। Peace मतलब जो Treaty of Paris हुई थी, वर्साई and all, which soon made its way into Western universities, which university established the first university chair, the Woodrow Wilson Chair of International Politics in 19। ये पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड है, मैंने आप लोग को बताया भी था, इसलिए ये इजी सबको लगा होगा, अदरवाइज बहुत ही अर्बिट क्वेश्चन है। और ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स में ये स्टैब्लिश हुआ था, वुड्रो विल्सन चेयर। चूंकि ये रिपीटेड है इसीलिए ये इजी है। अब यहाँ पे जो है एक पैराग्राफ क्वेश्चन है। अब मैं इसको पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, मतलब आई डोंट हैव दैट मच एनर्जी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली ये कहता है कि जो स्पोर्ट्स जो है वो भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी का एक मीडियम बन जाता है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी उसको कहते हैं जहाँ की जो ऑफिशियल डिप्लोमेसी से हट करके स्पोर्ट्स या कोई कल्चरल इवेंट या अदर जो रिलेशन हो सकते हैं उन सब के थ्रू जो है एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, उसके थ्रू दोस्ती जो है बढ़ाई जाए दो कंट्री के बीच में जहां पे कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो।
तो उसमें ये स्पोर्ट्स के बारे में कहता है कि जैसे कि पिंग पोंग डिप्लोमेसी यूएसए और चाइना के बीच में हुई थी जब कोल्ड वॉर के हाइट में। इसके अलावा कोल्ड वॉर में जो है उल्टा भी होता है, जो स्पोर्ट्स है वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का एरिना बन जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 80 जब न्यू कोल्ड वॉर शुरू हुआ वियतनाम वॉर के बाद, तो 80 में लॉस एंजल्स में जो 80 में जो मॉस्को ओलंपिक हुए उसमें सब वेस्टर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ने बायकॉट कर दिया। तो जो ईस्टर्न कम्युनिस्ट वर्ल्ड था उन्होंने फेवर लौटाया, और 84 में जो लॉस एंजल्स में हुए थे नेक्स्ट ओलंपिक गेम, उनका उन्होंने बहिष्कार कर दिया। इसके अलावा पता है आपको कि जो जो बर्लिन नो म्यूनिक ओलंपिक में जो है कैसे फिलिस्तीन के जो टेररिस्ट थे उन्होंने इजराइल के एथलीट को मारा, वो भी एक समझिए कि पॉलिटिकल आप कॉन्फ्लिक्ट को गेम में ले जाते हैं। तो उल्टा होता है, मतलब कई बार गेम जो है आपके कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है। इंडिया पाकिस्तान बीच में क्रिकेट डिप्लोमेसी होती थी, जियाउल हक जो है बहुत चाव से आ जाते थे क्रिकेट देखने के लिए वैसे वो बड़े ही सख्त किस्म के मतलब हमारे लिए एक राष्ट्र बन गया था जियाउल हक के टाइम में, लेकिन वो सॉफ्ट हो जाते थे क्रिकेट के नाम पे। तो ये सारी बातें इसमें जो है लिखी हुई हैं। अब हम लोग क्वेश्चन जो है देखते हैं। इन द पैसेज above, the ping pong diplomacy is associated with which sport? तो पिंग पोंग जो है चूंकि वो छोटी सी बॉल होती है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है यूएस और चाइना के बीच में। सॉरी, नॉट लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, सॉरी। In the above passage, the relationship between the USA and China is associated with which form of diplomacy? अब इसको मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, इसको स्पोर्ट डिप्लोमेसी क्यों नहीं हो सकती, आई डोंट नो। क्यों इसको ट्रैक टू ही कहा जाएगा, जबकि ट्रैक टू इन्होंने कहीं कहा नहीं है। इसका ऑफिशियल आंसर इन्होंने ये दिया है, क्वेश्चन मार्क, चैलेंज भी किया जा सकता है। In the above passage, the statement the ideological rivalry between the two superpower post Second World War till the late 1980 was evident even in the international sporting event in game is referred to which period in international relation? ये लड्डू क्वेश्चन है, इस पीरियड को कोई बोलेगा कोल्ड वॉर पीरियड है, तो आई डोंट नो, इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब लेवल जो है बहुत मैच नहीं है। द सॉकर वॉर इज एसोसिएटेड विथ विच इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट? ये उसमें एक इवेंट का नाम दिया गया है, बहुत ही ऑब्वियस है कि वो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर दो कंट्री के बीच में, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, वो फीफा जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर मैचेज है उसके बारे में कहा गया है। The countries of Honduras and El Salvador are located in which continent? अब ये मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ये चैलेंज है। इसको जनरली सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है, लेकिन यहाँ इन्होंने आंसर दिया है, ऑफिशियल आंसर नॉर्थ अमेरिका, तो मैं इसको कहूंगा सेंट्रल अमेरिका और इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। Who out of the following thinker is regarded as the father of positivism? लड्डू क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, आप लोग सभी जानते हैं, अगस्त कॉम्टे मैंने कई बार पढ़ा है। पॉजिटिविज्म क्या है वो भी आप लोग जानते हैं। पॉजिटिविज्म इंपेरिसिज्म है, जो है जैसा है वो नॉलेज जो हम अपने सेंस एक्सपीरियंस से ले सकते हैं, देख के, छू के, महसूस करके, कोई एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान चक्षु नहीं जो हमें कोई दूसरी दुनिया, ट्रांसडेंटल दुनिया में ले जाती हो, जैसे वर्ल्ड ऑफ फॉर्म और आइडिया जो प्लेटो कहते हैं, उस तरह के थॉट को रैशनलिज्म बोलते हैं। रैशनलिज्म मतलब ये हुई जो कि पॉजिटिविज्म से अलग है, कि हमारा नॉलेज जो है वो हमारे एक्सपीरियंस से परे है, मतलब कुछ नॉलेज जो है हम बिना अपने सेंस एक्सपीरियंस के ले सकते हैं, पारलौकिक नॉलेज होती है, ट्रांसडेंटल। तो अगस्त कॉम्टे जो है पॉजिटिविज्म के फादर माने जाते हैं, सोशियोलॉजी के भी। मोस्ट अर्बिट क्वेश्चन 75 नंबर, जनरल Mehmet Debi took over as chief of military transitional council after the death of his father president. Identify his country. ये चैड के हैं, मैंने जस्ट देख लिया है। वेरी वेरी अर्बिट, बट हो सकता है उस समय न्यूज में हो तो आपको करंट इवेंट भी देखनी है, इंटरनेशनल करंट इवेंट, उसमें हो सकता है ये हो। Which of the following propounded the doctrine of unbalanced growth? Very difficult question, मैंने बता दिया है, जस्ट देख लीजिए। हर्स्कमैन, वेरी डिफिकल्ट। इन एन ओपन इकोनॉमी मॉडल, अब कुछ क्वेश्चन जो है वो
इकोनॉमिक्स के हैं और ये क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के हैं, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अधिकतर माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, आपने इसको पढ़ा है। जीडीपी के कैलकुलेट करने के मेथड जो है बेसिकली इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड में जो है वो सभी हम लोग जानते हैं, यदि आपने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है, कि C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स जो है ये होता है जीडीपी। तो यही यहाँ पे जो है पहला में दिया गया है, तो आप इसको पिक कर सकते हैं। ये मॉडरेट क्वेश्चन है यदि आपने थोड़ा सा रिवाइज किया हुआ हो इकोनॉमिक्स को। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्योंकि फिस्कल का मतलब जो है वो टैक्स से होता है। तो डी का वन और आपका ये यहाँ पे क्रैक हो गया, तो सीधा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बाकी आप मैच कर लीजिएगा। द ट्रेड बैलेंस कहते किसको हैं? ट्रेड बैलेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को बोलते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि इसमें बुक्स बहुत नोन है। वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ ने लिखा है। तो ए का थ्री से 50-50 गेम हो जाती है। उसके बाद आपको पता है अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो जिनको की नोबेल प्राइज मिला है इसी बुक पुअर इकोनॉमिक्स के लिए। तो बी का 4 तो दोनों में है। अब यहाँ पे आर्गुमेंटेटिव इंडियन जो है अमृत सेन ने लिखा है, तो डी का 1। तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मीडियम आप इसको कर लीजिए। गिवन टू स्टेटमेंट, चलिए पढ़ते हैं। ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। वाह, व्हाट ए ग्रेट स्टेटमेंट। और कितना अर्बिट। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। वेरी वेरी अर्बिट। इसका आंसर है बी, मींस दोनों सही हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। दैट्स ऑल, अर्बिट क्वेश्चन। यहां पे देखिए adjacent A and the other, sorry, privatization is seen to work best when allied with competition or deregulation। ये true है अपने आप में, तभी वो काम करता है। Public auction is one of the method of privatization, true है, और ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता, ये बात सही है। इसलिए बी आंसर जो ऑफिशियल है सही है, और ये मीडियम क्वेश्चन है। इफ टेनिस बॉल एंड टेनिस रैकेट, ये एक इकोनॉमिक्स का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्स हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है? दो चीजें कॉम्प्लीमेंट होती है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ये कॉम्प्लीमेंट है। यदि ब्रेड की डिमांड बढ़ेगी तो बटर की भी डिमांड बढ़ेगी, आपको पता है। तो टेनिस बॉल एंड टेनिस रैकेट आर कॉम्प्लीमेंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इफ द प्राइस ऑफ टेनिस बॉल इंक्रीजेस? यदि टेनिस बॉल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? टेनिस रैकेट की डिमांड घट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट है। अब बॉल महंगा हो गया तो लोग कम डिमांड करेंगे टेनिस रैकेट को, क्योंकि टेनिस रैकेट खरीद के क्या करेंगे, बॉल इतना महंगा हो गया तो। सो द क्वांटिटी ऑफ टेनिस बॉल नहीं, क्वांटिटी ऑफ टेनिस रैकेट विल डिक्रीज, द डिमांड फॉर द टेनिस रैकेट विल डिक्रीज। इजी क्वेश्चन। ए कंज्यूमर demands a commodity for utility that a consumer derives by consuming that commodity। ये तो भाषण दे रहे हैं आपको। एंड अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। ए डिक्रीज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखिए डिमांड जो कर्व होता है वो ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी होती है, यहाँ प्राइस होती है। प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगी, प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगी। ये डिमांड कर्व है। तो जब यदि डिमांड घटेगा तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पैरेलली, ये हो जाएगा अब नया डिमांड जो है D1। यदि ये बढ़ता तो राइटवर्ड शिफ्ट होता, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इजी क्वेश्चन, ये सब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। Which of the following statement about the comparison between perfect competition and monopolistic competition is true? अब यहाँ पे इन्होंने मिसप्रिंटिंग क्या कर दी है कि इसमें इन्होंने जो है मोनोपोलिस्टिकली इंडस्ट्री लिख दिया, यहाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन छोड़ दिया है, और इसके चलते मुझे बहुत कंफ्यूजन हुई, क्योंकि ये मोनोपोली के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटिव फर्म्स के लिए ट्रू है। तो यदि मान ले कि इन्होंने मिसप्रिंटिंग की है, तब जो है ये स्टेटमेंट सी सही है। पढ़ते हैं क्या है। बोथ परफेक्टली कंपिटिटिव एंड मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटिव फर्म प्रोड्यूसेस वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। आपको ये थोड़ा बहुत याद हो, आपको बस याद करा रहे हैं। ये जो है एमसी कर्व होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट क्या कहते हैं? मतलब कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने से जितना टोटल कॉस्ट में बढ़ोतरी होती है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। एट एनी मोमेंट मान लीजिए कि कोई कंपनी जो है 500 कार बनाती है मारुति, और अब वो 501वां कार बना रही है,
और इनका जो टोटल कॉस्ट जो बढ़ जा रहा है वो 2 लाख रुपए से बढ़ रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट इस मोमेंट पे इतने क्वांटिटी के लिए 2 लाख रुपए है, इसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस टाइप का होता है, पहले जो है कुछ क्वांटिटी के लिए ये जो है बढ़ती है और फिर उसके बाद लोएस्ट होती है और फिर जो है वो बढ़ने लगती, घटती है और फिर बढ़ने लगती। तो जो कंपेटिटिव, जो परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म होता है उसका प्राइस जो है फिक्स होता है। तो ये प्राइस है और यही एवरेज रेवेन्यू भी होती है, यही जो है मार्जिनल रेवेन्यू भी होती है। और इसका जो क्वांटिटी, जो ऑप्टिमाइज क्वांटिटी है वो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे बनने से प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, क्यूपी। एनीवे, जो मोनोपोलिस्टिक फर्म है उसकी जो मार्जिनल, जो एवरेज रेवेन्यू जो होती है वो इस टाइप की होती है, जो मार्जिनल रेवेन्यू होती है वो और डाउन होती है, और जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कटती है वो उसका जो है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। आप देख सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव फर्म, जो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है वो प्राइस मतलब क्वांटिटी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे है बोथ परफेक्टली कंपिटिटिव एंड मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटिव फर्म प्रोड्यूस वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। और जो इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां एम आर इजकल टू एम सी होती है। यह आपको याद होगा, मार्जिनल रेवेन्यू जहां मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है वो इक्विलिब्रियम वहीं पे फर्म जो है प्रोड्यूस करती है। तो इफ इट इज सो, तो ये स्टेटमेंट सही है। बोथ परफेक्टली कंपिटिटिव एंड मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटिव फर्म प्रोड्यूस वेयर प्राइस इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। नो, जो जो परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म है वहां तो पी जो है चूंकि मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, इसीलिए पी इज इक्वल टू एम सी ओनली फॉर द परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म। परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट या फर्म उसको बोलते हैं, जैसा एग्जांपल है कि एक मान लीजिए सब्जी के बाजार में आलू बेच रहा है, वहां 25 वेंडर जो है आलू बेच रहे हैं, टोटली परफेक्टली कंपिटिटिव है, प्राइस फिक्स्ड है, कहीं जाइए आलू 20 रुपए किलो है। तो वहां पे प्राइस जो लाइन होती है वो एक कांस्टेंट लाइन होती है, और वही जो है एवरेज रेवेन्यू भी होती है, क्योंकि आप हर जो आलू हर किलो बेचेंगे उसका सेम आपको 20 रुपया मिलेगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू भी वही होती है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुई, एक यूनिट बेचने से कितना रेवेन्यू आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा, वो भी प्राइस के बराबर ही होगा। तो इसीलिए ये गलत है। और थर्ड जो है, बोथ परफेक्टली कंपिटिटिव एंड मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटिव, छूटा हुआ इंडस्ट्री आर कैरेक्टराइज बाय फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट एंड जीरो प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। ये सही है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये दोनों सही है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ना तो परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म कमा सकती है, ना ही परफेक्टली मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटिव फर्म कमा सकती है। नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है, और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट में जुड़ा होता है, याद रखिएगा, टोटल कॉस्ट में जुड़ा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। इसीलिए एम आर इजकल टू एम सी पे ही फर्म जो है प्रोड्यूस करती है, मतलब वहां पे वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाते रह सकती है लगातार। सुपर प्रॉफिट कमाएगी तो अधिक से अधिक फर्म आ जाएंगे, फिर उसकी डिमांड घट जाएगी और उससे जो है प्राइस ड्रॉप कर जाएगा, प्रॉफिट गिर जाएगी। यदि वो लॉस में रहेंगे तो कुछ फर्म एग्जिट कर जाएंगे, डिमांड जो है बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी और फिर कुछ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली जो है नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे। तो इसीलिए ए और सी जो है ये सही है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, रिवाइज कर लीजिए, मेरी सलाह होगी। क्लास 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यदि आपने पढ़ा है तो 1 वीक, नहीं पढ़ा है तो 15 डेज। Which of the following statements are true? Interaction of market forces of demand and supply to determine the price is known as price mechanism. डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व जहां मिलता है, जो मैकेनिज्म प्राइस का, क्वांटिटी का, उसको प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय ए कमोडिटी, मतलब आपके पॉकेट में पैसा भी है और आप विलिंग भी हो, तभी जो है वो इफेक्टिव डिमांड है। आपके पास में पैसे नहीं है और आप लैम्बोर्गिनी कार खरीदने का जो है विलिंगनेस आपको है, तो वो इफेक्टिव डिमांड नहीं है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। सैटरस पैरिबस मीन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये बिल्कुल सही है, ये तो वोकेबलरी का बात हो गई, तो इसलिए ये तीनों सही है। तो ए, बी एंड सी। और ये भी सही है, एज कंज्यूमर हैज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी टू ए कंज्यूमर डिक्लाइन होने लगता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से उसको कितनी यूटिलिटी मिलेगी। जैसे कि यदि आप फर्स्ट रोटी खाते हैं
तो आपको बहुत ज्यादा जो है भूख मिटती है, लेकिन आप थर्ड रोटी जब खाते हैं तो आपकी उसकी जो यूटिलिटी है वो घटती चली जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करती है, इसलिए चारों सही है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज अ रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। ठीक है, ये ट्रू है। एंड रीजन है, इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट, लेबर को तो मिलता है, but the propertied class were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property। ये भी ट्रू है, उसको एक्सप्लेन भी करता है, तो ए चुन लीजिए, सही है। इसी चलते सोशलिस्ट जो है इसके प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। अब ये एचडीआई के बारे में बहुत चीजें मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ये सारी जो है इसमें सही है, सभी इसमें जो है सभी सही हैं, तो आप देख लीजिए ए बी सी डी, ये सब सब कॉमन सेंस क्वेश्चन है, वैसे मैं मेमोरी से बोल रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अंडरटेकन इन एग्रीकल्चर एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज इज फार्मर ब्ला ब्ला। अब ये सब इतना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, आप इसको गेस कर सकते हैं कि ये सही होगा, इसका आंसर ए है, लेकिन डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से कि इस टाइप का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जानना, आप आसानी से गेस लेकिन कर सकते हैं। To create an area without internal frontier is one of the key objective of the European Union Maastricht Treaty। Maastricht Treaty जो थी वो एक मतलब मेन ट्रीटी थी जिससे कि एक सिंगल करेंसी लाया गया था यूरोपियन यूनियन में, एक दो कंट्री को छोड़ करके, पौंड और इधर कुछ छोड़ के सब ने जो है वो यूरो को अपना लिया था। इसके अलावा वो सेंजन वीसा एंड उस टाइप की बात थी, मतलब एक एक तरह का फेडरल स्ट्रक्चर बनाने की बात थी, तो ठीक है, ट्रू है। अदर ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप ए कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी, ये भी ट्रू है, तो दोनों को वन आप मान लीजिएगा। इसके इसके बारे में काफी चीज मैंने लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के बारे में कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। रियलिस्ट emphasize that the rules of the international system create, ये क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, ये कहते हैं कि इसका ऑफिशियल आंसर है कि एनार्की। व्हाई इस टाइप का क्रूड स्टेटमेंट ये रियलिस्ट देंगे? रियलिस्ट इज नॉट दैट कि रूल ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम क्रिएट एनार्की, आई डोंट नो, इसको और रिसर्च कर लीजिए। हु आर्ग्यूड दैट ऑल रिसोर्सेज वेर ओरिजिनली हेल्ड इन कॉमन, मतलब जो अर्थ का रिसोर्स है, that people could use them as needed, but he believed that common property became private property when human labor is mixed to it or applied to it। तो यही जो है लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी है जो जॉन लॉक ने दिया था, जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, कि यदि किसी भी अन ओन्ड नेचुरल रिसोर्स में आप अपना लेबर मिलाते हो तो वो उसी तरह से आपका हो जाता है जैसे आपका बॉडी का पार्ट है। तो इस पर मजाक किया था रॉबर्ट नॉजिक ने कि हम एक टोमेटो जूस जो मैंने खुद बनाया है उसको यदि हम समुद्र में मिला दें तो क्या पूरा समुद्र मेरा हो जाएगा? स्टेटमेंट 1, 93 नंबर क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर, सोशल डार्विनिज्म के जनक, suggested that the wealthy were so favored because they were biologically superior to the poor। No, not biologically superior, because they are socially superior, socio-economically superior, इसलिए वो जो है रिच होते हैं क्योंकि वो ज्यादा फिट हैं, तो ये फॉल्स कह लीजिए। और रिकार्डो जो है, डेविड रिकार्डो डेवलप द थ्योरी ऑफ आयरन लॉ ऑफ वेजेस, नहीं, इन्होंने नहीं डेवलप किया था थ्योरी। रिकार्डो ने जो है लेबर वैल्यू और वेज टैक्स इन सब पे काफी रिसर्च किया जिसको कि मार्क्स ने अपनाया है, लेकिन ये जो है फर्डिनेंड लैसले के साथ एसोसिएटेड है, थ्योरी ऑफ आयरन लॉ ऑफ वेजेस, जो कहती है कि अल्टीमेटली जो है कंपटीटिव मार्केट में वेज इस टाइप का हो जाएगा कि वो मिनिमम वेज हो जाएगा, बस सबसिस्टेंस, जिंदा रहने जितने में कि लेबर अपने परिवार को जिंदा रख सके, बच्चे पैदा कर सके और लेबर पैदा कर सके और उसको बड़ा कर सके, बस उतना ही उसको जो है वेज मिलेगा। तो दोनों फॉल्स है, तो इसको आप 2 चुन लीजिए। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ फॉल्स। 94, in a democratic society authority is the right to exercise the power and influence of a particular position that comes from having been placed in that position according to regular, known and widely accepted procedure। Yes, true। It is the legitimate power based on law which is derived from the leader's personality and charisma। No, ये तो है नहीं, ये तो अभी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो है करिस्मेटिक लीडरशिप चलती नहीं मैक्स वेबर की, इसीलिए आप इसको चुन लीजिए सी।
Adjacent is true but region is false. ये इतना फेमस स्टेटमेंट है कि आप मिस नहीं कर सकते हैं. Power correspond to the human ability not just to act but act in concert. Power is never the property of the individual. It belongs to a group and remains in existence only as long as the group keeps it together. Hannah Arendt. I hope आप सभी इसको जानते होंगे, जानना चाहिए. Power to act in concert. Power जो कि आप मिल करके स्पीच कम्युनिकेशन से को क्रिएट करते हैं, वो पावर है. नॉट कि पावर इज डोमिनेशन ऑफ वन ओवर अदर, जो रॉबर्ट डाल कहते हैं. ये भी बहुत आसान है क्योंकि सिस्टम थ्योरी डेविड ईस्टन से मिला दीजिए तो बी का वन यहां ये दो खत्म हो गया. और फिर जूडिथ बटलर से फेमिनिज्म को मिला दीजिए, ए का 3, तो आपका ये क्रैक हो जाता है, आसान. यहाँ पे देखिए लिंकेज पॉलिटिक्स जो है वो रोसनौ ने इस पे बुक लिखा है, एस्से ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिस्टम. कैसे जो है नेशनल इंटरनेशनल सिस्टम जो है आपस में लिंक्ड हैं, इस पे रोसनौ ने लिखा है. 97 नंबर क्वेश्चन, एज द यूरोसेंट्रिकली इमेजिन ब्लैंक स्पेस ब्ला ब्ला. बहुत लंबा स्टेटमेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स इज ए कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस फर्स्ट इमर्ज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. ये गलत इसलिए है कि इस जो लंबी स्टेटमेंट है उसी में ये कहा गया है कि कोल्ड वॉर के बहुत पहले जो है जियो पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया 19th सेंचुरी में ही, जबकि वर्ल्ड पे कॉलोनिज्म जो छा गया और पूरा वर्ल्ड जो है वो विजिबल हो गया, ब्लैंक स्पेस नहीं रहे. तो ये गलत है. इट इज एन इंपेरियलिस्टिक फ्रेमवर्क ऑफ टेरिटोरियल एंग्रेंडाइजमेंट. एंग्रेंडाइजमेंट का मतलब जो है, मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, इसका मतलब है कैसे आप इकट्ठा करते हैं, कैसे बटोरते हैं. तो ये तो था इंपेरियलिस्टिक फ्रेमवर्क था, मतलब जियो पॉलिटिक्स के थ्रू आप अधिक से अधिक एरिया को अपने कब्जे में करते हैं, तो ट्रू है. जियो पॉलिटिक्स रेफर टू द मैनर इन विच ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस पावर रिलेशनशिप. एकदम बिल्कुल सही है. तो बी और सी जिसमें है उसको चुन लीजिए. Who was of the opinion that sociology should not be concerned with the social structure which determine the characteristic and actions of individual whose agency or special characteristic therefore becomes unimportant. मतलब स्ट्रक्चर जो है वो इंडिविजुअल एजेंसी को इनहिबिट करता है, रोकता है. इंडिविजुअल एजेंसी क्या है? जैसे मेरी एजेंसी है, मैं आपको अपने पैशन से जो है पढ़ा रहा हूं, ये मेरी एजेंसी है. स्ट्रक्चर जो है यदि मुझे रोकता है, यदि मुझे कहता है नहीं आप नहीं पढ़ा सकते हो, आपको ये रूल फॉलो करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वो स्ट्रक्चर और एजेंसी कैसे टकराती है. आप कुछ करना चाहते हो, आप जेएनयू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, लेकिन जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो आपके यूनिवर्सिटी की रूल रेगुलेशन है या आपके फैमिली का, वो आपको इनहिबिट करती है, ये कहते हैं. तो स्ट्रक्चर वर्सेज एजेंसी जो है एक बहुत बड़ा द्वंद है, इस पर काफी रिसर्च होती है. ये जो कथन है ये डिफिकल्ट है. ये ईमेल दरखीम की, जो बहुत ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट में, सभी ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट, टैलकर पार्सन, लुकमैन, तो ये एमिल डर्खिम का है, डिफिकल्ट. इन पॉलिटिकल साइंस कोलिशन थ्योरी as one of the predictive theory in the study of formation of coalition is based on. अब यहाँ प्रेडिक्टिव से आप पकड़ सकते हैं. जब आप ये प्रेडिक्ट करते हैं कि कोलिशन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वहां गेम थ्योरी आ जाती है. ऑफ कोर्स डिफिकल्ट, लेकिन आप पकड़ सकते हैं. द बिलीव दैट same group of people represent a national community which should live under one political system, be independent of others, and often has the right to demand an equal standing in the world order with others is a definition related to which of the following concept. इतना आसान है, ये बेसिकली लड्डू क्वेश्चन है. टू एंड विथ ए लड्डू क्वेश्चन, ये इतना ब्ला ब्ला जो कर रहा है, नेशनलिज्म की बात है, यही तो नेशनलिज्म है. और इसके ऑप्शन भी ऐसे हैं कि आप और कुछ चुन ही नहीं सकते हैं कॉमन सेंस, इसलिए वेरी इजी क्वेश्चन. सो ओके डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत लंबा और बहुत ही पिकुलियर टाइप का पेपर था, लेकिन मुझे आशा है कि आपको एक रेंज मिला होगा. और यदि आप बहुत सीरियस हैं पीआईएसएम के लिए, तो आपको क्या लेसन मिलता है कि आप जो बेसिक है आईआर की थ्योरी, लाइक लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म, बुक्स, ऑथर, ये सब तो नॉर्मल तैयारी है. लेकिन पीआईएसएम के लिए आपको लॉट्स ऑफ आईआर जीके पढ़नी है और रिवाइज करना है क्लास 12 तक का हिस्ट्री
और इकोनॉमिक्स एंड करंट इवेंट, पर्टिकुलरली करंट आईआर इवेंट्स, उसकी क्रोनोलॉजी, और आप इसको क्रैक कर सकते हैं 2-3 महीने के तैयारी से। यदि आपने गाइड नहीं डाउनलोड किया है तो कर लीजिए, आपको हेल्प होगी, और इस तरह से मुझसे जुड़िए। और यदि आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड बी सेफ। मिलेंगे बहुत जल्द। बाय।